हेलो गाइस, आज हम देखने वाले काफ़ी ज़्यादा शानदार न्यूली रिलीज सीरीज़ जिसका नाम है ड्रैगन प्रिंस युआन। और ये सीरीज़ खास इसलिए भी है क्योंकि ये BTTH यूनिवर्स से जो बिलोंग करती है। सो बिना टाइम ज़ाया किए आज आते हैं इसकी मेन स्टोरी की तरफ। सो गाइज एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि एक यंग प्रिंस लेटा हुआ था बेड के ऊपर। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तभी उस जगह पे एक डॉक्टर भी मौजूद थे जो कि फ़िलहाल उस जगह पे मौजूद एम्परर को बता रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमारे युआन प्रिंस ठीक हो पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम है। ऑल्सो क्वीन ने भी अपने काफ़ी सारी लाइफ नर्चरिंग एसेंस को इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि प्रिंस ज़्यादा वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकते। जिसके साथ ही क्वीन को ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा धक्का लगता है कि आखिर कैसे ही सब कुछ हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और कह रही थी कि आखिर क्यों हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। युआन की उम्र के सारे लोग इतने ज़्यादा अच्छा करते हैं, उन्होंने अपनी सारी मेरिडियंस को ओपन भी कर लिया होता है, लेकिन युआन ही क्यों। तभी डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो क्वीन आपको आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ एसेंस का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। लेकिन यहाँ पे वो रो रही होती है एंड यहाँ पे किंग भी क्या ही कर सकते थे। हालांकि इसी के साथ युआन भी उठ के बैठ गया था एंड कह रहा था तो इसका मतलब मेरी लाइफ में अभी बस 3 साल ही बाकी है, इसके बाद मेरी डेथ हो जाएगी, है ना। तो फिर आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था कि आखिर मेरे साथ भी सब कुछ हो क्यों रहा है, और मेरे हाथ के ऊपर ये जो ड्रैगन पॉइजन का निशान है आखिर ये क्यों है और ये कब तक गायब होगा। तभी उसके फादर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और हार के अब वो उसे कह रहे थे कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। तभी वो बताने लग गए थे कि डोवू डायनेस्टी के अंदर फिलहाल तो 2 डायनेस्टी मौजूद हैं एंड मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे फिलहाल पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ करते थे, लेकिन जब से वू फैमिली के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, हालांकि पहले लोगों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे हमारे साथ में, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो फैमिली ने हमारे ऊपर ऐसा कर क्यों दिया। जिसके साथ ही हमें पहले का सीन दिखाया जाता है एंड ये सीन पास्ट का था, जहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल अपने जाओ एम्परर खड़े हुए थे एंड वो तैयारी कर रहे थे वो फैमिली के लोगों के साथ में बात करने के लिए। साथ ही यहाँ पे उनकी वाइफ भी प्रेगनेंट थी एंड उनकी वाइफ भी फिलहाल किसी बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिसके साथ ही यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन सिंबल अपीयर होता है। इसका मतलब ये था कि एम्परर जाओ का जो होने वाला बेटा या फिर बेटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एनिमल्स वहाँ पे आ चुके थे। एक पाइथन था, दूसरा स्पैरो, एंड यहाँ पे आते ही वो तुरंत ही उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे एंड एम्परर खुद भी सोच रहे थे कि आखिर ये स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है उस वू फैमिली के एल्डर की, जो कि कह रहा था कि मैं काफ़ी वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। फाइनली तुम्हारी जाओ फैमिली के अंदर होली ड्रैगन का बर्थ हो ही चुका है, तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये कहते ही वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे एम्परर जाओ पूरी कोशिश कर रहे थे एल्डर वू के साथ में डील करने की, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफ़ी वीक होते हैं। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पे बता रहा था कि एक प्रोफेसी हमें मिली, जिसके चलते हमें ये पता चला कि तुम्हारी फैमिली के अंदर जो बोर्न होने वाला ड्रैगन ब्लड है, अगर हम उसे सोलो कर जाएं, यानी कि हम उसे सोलो कर लें किसी भी तरीके से, तो फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक शॉकिंग बात ये भी है कि मेरी खुद की वाइफ भी प्रेग्नेंट है, तो इसका मतलब हम लोग अब तुम्हारे बेटे को पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे। एंड जैसे ही हमारे बेटे पैदा होंगे और हमारे बच्चे बोर्न होंगे तो फिर वो तुम्हारे बच्चे को ख़त्म कर डालेंगे, जिससे कि सारी पावर उन्हें हासिल होगी। हालांकि ये सुनने के बाद एम्परर जाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे कि आखिर कैसे तुम इस हद तक गिर सकते हो वू। लेकिन यहाँ पे वू के सर पे तो भूत सवार था एंड वो किसी भी हालत में फिलहाल तो युआन को मारना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके फादर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो इतने दिनों से इस बैटल को झेल रहे होते हैं कि उनके पास में ना तो ज़्यादा आर्मी थी ना ही ज़्यादा रिसोर्सेज, जिसके चलते वो ये बैटल बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से हारते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि एम्परर जाओ किसी भी हालत में अपने बेटे को इन लोगों के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं सौंपना चाहते थे और अपने बेटे को बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर से उसकी स्पिरिट पावर लेते हैं। इन दोनों में एक काफ़ी बड़ा सा एनर्जी क्लैश होने लग गया था, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके थे। साथ ही यहाँ पे एम्परर जाओ के खास सोल्जर्स को भी बहुत ही बुरे तरीके से मारा जा रहा था। एंड यहाँ पे हमें लास्ट में यही देखने को मिलता है कि अपने बेटे युआन को बचाने के चक्कर में उनका एक हाथ तक उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पे वसुन के पास में उनका एक ही हाथ बचा था, लेकिन
लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पे वो नहीं मान रहा था एंड वो कह रहा था कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी जाओ डायनेस्टी का वो ब्लड हमें चाहिए और उसे हम किसी भी हालत में हासिल करके रहेंगे। तब पूरे तरीके से ये एम्परर जाओ को इतना ज़्यादा इंजर्ड कर चुके थे, तो फिर एम्परर जाओ भी हार मान लेते हैं और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो फैमिली के उस एल्डर ने यहाँ पे फाइनली जाकर ड्रैगन एंड फिनिक्स को मर्ज कर ही दिया था एंड इस सब की वजह से युआन को इतना ज़्यादा दर्द उठाना पड़ा एंड अब तक वो इस सब की वजह से इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से सफ़र कर रहा है एंड साथ ही अब उसकी लाइफ स्पैन भी सिर्फ 3 साल ही बची है, मतलब कि उससे ज़्यादा तो वो जी भी नहीं पाएगा। जिसके साथ ही युआन अब अपने फादर से पूछने लग गया था कि फादर अब मदर का लाइफ स्पैन वाला किस तरीके से हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी वजह से अपनी जान को बहुत ही बड़े खतरे में डाल लिया है। हालांकि यहाँ पे उसके फादर कह रहे थे कि देखो युआन, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैंने हर जगह नहीं ढूंढा होगा? इस पूरी की पूरी डायनेस्टी के अंदर मैंने हर जगह ढूंढ लिया। जिसके साथ ही यहाँ पे अब युआन कह रहा था तो क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता कि मदर की लाइफ स्पैन इन्हेंस हो? तभी वो कह रहे थे कि वैसे मुझे पता है कि तुम गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे युआन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है फादर, बल्कि मैं उस किंग वू को सिखाऊंगा कि आखिर उसने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था और उसका बदला तो मुझे उससे लेना ही है, क्योंकि उसकी वजह से हम सबको इतना ज़्यादा सफ़र करा। आखिर कैसे हम लोग इस चीज़ को भूल सकते हैं? मैं खुद को पावरफुल बनाऊंगा, भले इस जर्नी के अंदर मुझे कितना भी दर्द और कितना ही पेन क्यों ना सहना पड़े, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि सुनने के बाद एम्परर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका बेटा कितनी अच्छी बातें कर रहा है। जिसके साथ ही वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारी सच में यही विश है और तुम ये सब कुछ सच में करना चाहते हो तो फिर मैं भी पूरी कोशिश करूंगा और अपना बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तभी युआन पूछने लग गया था कि फादर कि हमारे पास में कोई दूसरा मेथड है क्या? हमारे पास में कोई होप है जिसके चलते हम इन सारी चीज़ों को फिक्स कर सकें, इन सारी चीज़ों के साथ में डील कर पाएँ? तभी उसके फादर उसके करीब आ जाते हैं, कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल एंसेस्टर लैंड, अगर तुम हमारे एंसेस्टर लैंड के अंदर चलो तो फिर मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर कोई ना कोई हल ज़रूर ही मिलेगा। तो हम लोग परसों ज़रूर से ही वहाँ पर जाएंगे एंड मुझे लगता है कि हम लोग ज़रूर से किसी न किसी होप के साथ वापस आएंगे बेटा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ चलोगे एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल की कल्टीवेशन मौजूद है, साथ ही हमारे एंसेस्टर के चलते हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हल तो वहाँ पे हमें ज़रूर से ही मिल जाएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि युआन भी इस बात के लिए एग्री कर गया था। हालांकि इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युआन फिलहाल अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ था एंड वो बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा होता है। टीचर वहाँ पे सभी को बता रहे थे हेवन एंड अर्थ की पावर के बारे में एंड यहाँ पे ये सारे के सारे लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। हालांकि कुछ ही देर बाद इन लोगों की क्लास पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, तो फिर तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे आके बैठ जाती है, कह रही थी कि युआन अब तुम्हारे फादर वगैरह कैसे हैं? तो फिर युआन कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हालांकि तुम्हारे ग्रैंडपा उनकी तबीयत ठीक है ना? तभी वो कहती कि ऑफ कोर्स जब से तुमने मुझे इस जगह पे बुलाया सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है युआन, ये तो बस तुम्हारा एहसान है मेरी तरफ कि तुमने मेरे ग्रैंडपा की जान भी बचाई और उसके बावजूद तुमने मुझे इस जगह पे भी रख लिया ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को और अच्छे से कर सकूँ। हालांकि युआन कह रहा था कि अरे कोई भी बात नहीं है, तुम इसे इतना ज़्यादा सीरियसली ना ही लो तो बेहतर होगा। हालांकि हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड दर दर भटक रही थी। वो एक डॉक्टर के पास आई हुई थी और कह रही थी कि प्लीज़ मेरे ग्रैंडपा की जान बचा लीजिए एंड उसके पास उसके सिर्फ ग्रैंडपा ही होते हैं। हालांकि तभी हम देखते हैं कि उसको रोता देख युआन की एंट्री वहाँ पे होती है। युआन उसके हाथ में अम्ब्रेला को पकड़ा देता है, उसके साथ ही वो उसकी शक्ल को भी देख रहा था। बेचारी काफ़ी उदास थी। युआन दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाता है, कह रहा था कि कौन है, ज़रा बाहर आके हेल्प तो करो इस लड़की की। जिसके साथ ही प्रेजेंट में फ़िलहाल वो सब कुछ सोच रही थी एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि युआन वाकई में दिल का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है। अब प्रेजेंट में युआन कह रहा था कि सब ठीक तो है, तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके साथ ही युआन कह रहा था कि अब तुम अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है फ़िलहाल, तो मैं भी फादर के साथ यहाँ से जा रहा हूँ एंड मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम जो आने वाला है तुम्हें इसके अंदर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शूलिन नाम का एक लड़का आ जाता है एंड वो उसके हाथ में एक जेट था जिससे कि वो उस लड़की को छेड़ रहा था। हालांकि वो जेट देखने के बाद युआन कह रहा था कि ये जेट इसके पास क्या कर रहा है। तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी इम्पल्सिव हो गई, जिसके चलते ये जेट मुझे इस लड़के को देना ही पड़ा। हालांकि तभी यहाँ पे शूलिन खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि हाँ जब तुम इतना ज़्यादा फाइटिंग करोगी तो फिर हार ना तो बनता ही है। हालांकि इसी के साथ वो युआन को भी एक तरीके से चैलेंज कर रहा था और कह रहा था कि वैसे चाहो तो मेरे साथ में फाइट कर सकते हो, अगर मैं हार गया तो फिर मैं इसे दे दूंगा। हालांकि यहाँ पे बाकी सारे लोगों को तो पता था कि युआन की मेरिडियंस ओपन नहीं है। तभी युआन का फ्रेंड उठ के खड़ा हो जाता है, कह रहा था कि हाँ तुम क्या कह रहे हो, फाइट करो मेरे साथ में, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन वो लड़का कह रहा होता है कि भला मैं ये जेट
क्यों ही वापस करूं। तो फिर युआन का फ्रेंड भी कहने लग जाता है कि आखिर तुम क्यों वापस नहीं करोगे। हालांकि युआन उसे रोक लेता है और फिर खुद आगे बढ़ गया था एंड इस बात से वो लड़का काफी खुश नजर आ रहा होता है। तभी यहाँ पे युआन कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से इसके जेट को इससे छीनने की। अब अगर तुम चाहते हो कि जेट पूरे तरीके से तुम्हारा हो जाए तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जिसके साथ यहाँ पे वो बंदा शूलिन उठ के खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि बिल्कुल ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा बाहर आ जाना। हालांकि यहाँ पे इस बात से युआन के फ्रेंड को काफी ठेस पहुंचती है कि उसकी वजह से युआन को अब फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन युआन इसके लिए रेडी था एंड हम देखते हैं कि बाहर आ जाते हैं ये लोग ग्राउंड में, जहाँ पे युआन का फ्रेंड कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि युआन को इस तरीके से एकदम से फाइट के लिए चैलेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि युआन की मेरिडियंस तो ओपन ही नहीं है। हालांकि इसी के साथ शूलिन भी कह रहा होता है कि युआन आपने अच्छा नहीं किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए था। लेकिन युआन उससे कहता है कि बस भी करो, चलो अब आगे बढ़ो तुम। देखते हैं कि यहाँ पे शूलिन ने आते ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया था एंड वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने फिस्ट के थ्रू अटैक करता है युआन के ऊपर, लेकिन सरप्राइजिंगली युआन की पावर उससे ज्यादा निकलती है एंड युआन उसे पीछे हटा देता है। हालांकि यहाँ पे अब फिलहाल तो शूलिन को उसके ऊपर शक होने लग गया था एंड वो कह रहा था कि आखिर तुम्हारी स्लीव के अंदर है क्या। तभी हमें महसूस होता है कि हाँ वाकई में युआन के स्लीव के अंदर कुछ तो मैजिकल जरूर है एंड उसकी फ्रेंड भी ये देख के एक्साइटेड हो गई थी। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि शूलिन कह रहा था कि तुम कुछ ना कुछ साइड ट्रिक अपना रहे हो, मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि तुम चीटिंग कर रहे हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का सहारा लेने लग गया था एंड अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइटनिंग स्पीड के थ्रू आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस स्पीड का मुकाबला भी युआन कर लेता और काफी आसानी के साथ में उससे बच गया था। जिसके साथ ही हम युआन को देखते हैं जो कि वहां से भागता भागता आगे की तरफ को जा रहा होता है। हालांकि शूलिन भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में एक अच्छे लेवल की फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले चुकी होती है। जिसके साथ ही युआन को देखते हैं जो कि अब बहुत ही बुरे तरीके से उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ के मारता है। जिसके साथ ही अब यहाँ पे शूलिन बहुत बुरे तरीके से ज़मीन में जाके गिर गया था एंड कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो फिर ठीक है, हेड टू हेड फाइट करो। युआन तो मुस्कुरा के आगे बढ़ गया होता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे शूलिन को लग रहा था कि वो उसके साथ में डील कर सकता है। दोनों ही अपनी पावर रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली एक बार फिर से जब उस शूलिन का हाथ टकराता है युआन के हाथ के साथ में, तो फिर युआन तो धीरे धीरे करके पीछे हट रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे युआन के अंदर से कुछ पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसके चलते अब एक बार फिर से शूलिन पेड़ में जाके धस जाता है। जिसके चलते अब वो हार चुका था एंड उसके अंदर इतना दम तो नहीं नजर आ रहा होता कि वो एक बार फिर से उठ के खड़ा हो सकता है। हालांकि इसी के साथ बाकी सारे लोग शूलिन का मजाक बनाने लग गए थे कि अगर इसके अंदर पावर है ही नहीं तो फिर दूसरों को ऐसे चैलेंज करता क्यों फिरता है। अब यहाँ पे उसकी फ्रेंड भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उस लड़के को काफी गुस्सा आ रहा होता है, जैसे कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया कि युआन उसका फ्रेंड जीत चुका है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे फिलहाल तो युआन खुश हो रहा था, लेकिन इस बात से वो लड़का और भी ज़्यादा भड़क चुका था। हालांकि यहाँ पे युआन कह रहा था कि जब इतना दम होता ही नहीं है तो फिर चैलेंज करते क्यों हो दूसरों को। अब बाकी सारे लोग भी धीरे धीरे करके वहाँ से चले जाते हैं। युआन अपनी फ्रेंड के साथ में खड़ा हुआ था एंड कह रहा था कि देखो तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, तुम बस बता दो कि आखिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पे वो कह रही थी कि युआन आपने पहले ही मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है और अब आप कितनी ज़्यादा हेल्प मेरी और करोगे, प्लीज़ अब अच्छा ही होगा कि अब आप इस फ्रेंड के ऊपर इतने एहसान ना करें। हालांकि इसी के साथ वो खड़ी हो गई थी एंड कह रही थी कि ऑलरेडी आपने मेरे लिए काफ़ी कुछ कर दिया है युआन। जिसके साथ युआन उससे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं भी अपने एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर जाने वाला हूँ अपने फादर के साथ में। लेकिन तभी हम दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे शूलिन को ब्रदर फैंग मार रहा था बहुत ही बुरे तरीके से एंड वो उससे कह रहा होता है कि आगे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। हालांकि यहाँ पे वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो फैंग, लेकिन यहाँ पे फैंग तो बहुत ही गुस्से से आगे बढ़ रहा था एंड तभी शूलिन के पास में कोई दूसरा ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो फिर वो चिल्लाने लग गया था एंड कह रहा था कि आगे तुम कब दूसरों को बुली करना छोड़ोगे, तुम्हें पता है मेरे फादर को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे वो। लेकिन इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे बुरे तरीके से फैंग ने उसको मार दिया होता है। हालांकि यहाँ पे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, इवन युआन से भी ज़्यादा बदतर तरीके से उसे मारा होता है। उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो
अब दोबारा महीनों तक भी खड़ा हो पाएगा। हालांकि इसी के साथ हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि सीक्रेटली खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है एंड अब हमें उसी एंसेस्ट्रल लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युआन अपने फादर के साथ में आ चुका था। उसके फादर बता रहे थे कि हमारी जाओ फैमिली के पास में काफ़ी सारी ग्रेट चीज़ें हैं एंड ये एक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है माई सन कि तुम यहाँ पे रह के तुम काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हो। उम्मीद है कि एंसेस्टर तुम्हें जवाब देंगे एंड तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिसके साथ ही वो उसे अपने ब्लड का एक ड्रॉप डालने के लिए वहाँ पे कह रहे होते हैं। युआन भी काफ़ी कंफ्यूज था, लेकिन वो तुरंत ही अपने फिंगर को बाइट करता है, जिसके साथ ही अपने ब्लड की एक ड्रॉप वो डाल देता है उस फ्लोर के ऊपर, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि फ्लोर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था। अब युआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कह रहा था कि क्या सच में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्या सच में मैं इतना ज़्यादा बेकार हूँ। उसके फादर भी हताश हो गए थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है, वहाँ पे तुरंत एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग गई थी, जिसे देख के फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। कह रहे थे कि देखो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, लेकिन यहाँ पे एक शील्ड भी युआन के ऊपर बन जाती है, जिसे देख के उसके फादर हैरान थे कि आखिर ये शील्ड युआन के ऊपर क्यों बन रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स भी आसपास घूमने लग गए थे, जिसे देख के फिलहाल उसके फादर भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वो तुरंत ही उस शील्ड से बाहर निकलने के लिए युआन को कहते हैं, लेकिन उस शील्ड के अंदर तो काफ़ी सारी पावर थी जो कि युआन को अब हिट करने लग जाती है। एंड हम देखते हैं कि युआन काफ़ी ज़्यादा पीछे जाके रुकता है। हालांकि यहाँ पे युआन कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है। धीरे धीरे करके वहाँ पे मौजूद स्टोन भी एक्टिवेट हो रहे थे एंड उसके फादर भी फिक्र कर रहे होते हैं। युआन को पावर के झटके लग रहे होते हैं एंड उसे नहीं समझ में आ रहा था कि टेस्ट इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है। हालांकि युआन की हालत देख के लग नहीं रहा था कि वो जिंदा बच पाएगा इस टेस्ट के बाद। तो यहाँ पे उसके फादर सोच रहे थे कि क्यों ना युआन को बचा लिया जाए एंड रही बात बाकी सारी चीज़ों की तो उसे बाद में देखा जाएगा। जिसके साथ ही हम युआन को देखते हैं जो कि बेचारा बुरे तरीके से लाइटनिंग से इधर उधर हिट होता जा रहा था एंड उसे अब होश भी नहीं होता कि आखिर वो है कहाँ पे। इवन वो बेहोश होके ही गिर गया था। लेकिन हम देखते हैं कि युआन को बेहोश होने के बाद सब कुछ याद आता है, उसके फादर का सेक्रीफाइस, उसकी मदर का सेक्रीफाइस और इतनी ज़्यादा इंसल्ट भी, जिसके चलते युआन के पास में अब कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। वो उठ के एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि वो ग्रेट लाइटिंग उसकी बॉडी को काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड कर रही थी, लेकिन युआन फिर भी उठ खड़ा होता है एंड कह रहा था कि मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे उसके फादर भी कह रहे थे कि बस भी करो युआन, और वो तुरंत ही अपना स्पीयर लेके शील्ड को ब्रेक करने लग पड़े थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटे की जान की काफ़ी ज़्यादा परवाह थी। लेकिन आसपास से वो सारे स्टोन, सारी ही लाइटनिंग युआन की बॉडी के अंदर डाल रहे थे। युआन कह रहा था कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं मर क्यों न जाऊँ। जिसके साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। हालांकि इसी के साथ उसके फादर भी शील्ड तोड़ने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन यहाँ से युआन गायब हो चुका था कहीं और ही एंड वो टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी ही जगह पे आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद युआन और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो पड़ा था कि आखिर वो किस जगह पे आ गया था एंड कह रहा था कि क्या ये कोई इल्यूजन है या फिर मैं कहाँ आ गया हूँ। जिसके साथ ही युआन को कोई नज़र आता उस जगह पे, जो कि यहाँ पे युआन से बातें करने लग पड़ा था। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको काफ़ी जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर लीजिएगा।